नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। धन्यवाद कृतिका। सुप्रभात सुप्रभात नमस्कार हमारे सभी व्यूअर्स। नया सवेरा के अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। और जिन प्रमुख खबरों पर आज नया सवेरा पर हमारी नज़र होने वाली है वो है राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है मुख्य सचिवों का, और जिसमें प्रधानमंत्री करेंगे अध्यक्षता। बिल्कुल, और इसी के साथ अगली खबर होगी हमारी अमित शाह से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, जहां पर भाजपा कोर ग्रुप की अहम बैठक होगी और साथ ही 2024 को लेकर रणनीति बनती हुई नजर आएगी। जी हाँ कृतिका, अगर साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस की यात्रा पर हैं और वहां पर उन्होंने मुलाकात की है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, जहां व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है रूस आने का। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के अलावा बात मौसम की भी होगी, क्योंकि इस वक्त दिल्ली, एनसीआर, उत्तर भारत समेत कई जगहों पर शीतलहर इन दिनों चल रही है। तो ऐसे में मौसम का क्या कुछ मिजाज है, उस पर भी बात होगी। जी, और खबरें होंगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी हुई भी। शुरुआत करते हैं नया सवेरा में सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य सचिवों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की आज और कल करेंगे अध्यक्षता। सम्मेलन में योजनाओं तक लोगों की पहुंच आसान बनाने और सेवा वितरण में गुणवत्ता पर विशेष जोर देने के उपायों पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना दौरे पर हैदराबाद में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। क्रेमलिन में दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर की बातचीत। पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने का दिया निमंत्रण। मध्य प्रदेश के गुना में भीषण सड़क हादसा, 13 लोगों की मौत और 16 जख्मी। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के दिया आदेश। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को मिलेगा 50-50 हजार रुपए का मुआवजा। खेल की खबरों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन टेस्ट मैच में दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 5 विकेट पर 256 रन। जिन एल्गर ने खेली नाबाद 140 रनों की पारी। और मौसम विभाग के मुताबिक 4 दिनों तक जारी रहेगा कोहरे का सितम। उत्तर भारत में ठंड नहीं होगी कम। 31 दिसंबर से बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। 3 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना। और चलिए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास और अहम खबरें, जहां आपको बता दें कि मुख्य सचिवों का 3रा राष्ट्रीय सम्मेलन बुधवार को नई दिल्ली में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और आने वाले कल सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। सम्मेलन का पहला संस्करण 2022 में धर्मशाला में और दूसरा इस साल दिल्ली में आयोजित किया गया था। वहीं सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिवों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। इस साल सम्मेलन का मुख्य फोकस ईज ऑफ लिविंग पर होगा। कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुंच और सेवा वितरण में गुणवत्ता पर विशेष जोर देने के साथ ही सम्मेलन में भूमि और संपत्ति, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा जैसे 5 उप विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, उभरती चुनौतियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर परिप्रेक्ष्य, जमीनी कहानियां, आकांक्षी ब्लॉक और जिला कार्यक्रम, राज्यों की भूमिका, योजनाओं और स्वायत्त संस्थाओं का युक्तिकरण और इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। इनके अलावा नशा मुक्ति और पुनर्वास, अमृत सरोवर, पर्यटन संवर्धन, राज्यों की ब्रांडिंग और भूमिका, पीएम विश्वकर्मा योजना और पीएम स्वनिधि पर भी चर्चा होगी।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना का दौरा करेंगे। अमित शाह हैदराबाद में आज दोपहर राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी की कोर ग्रुप बैठक में हिस्सा लेंगे और संबोधित करेंगे। इसके बाद तेलंगाना में मंडल अध्यक्षों के साथ अमित शाह मुलाकात करेंगे। इससे पहले अमित शाह ने मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पश्चिम बंगाल का दौरा किया था, जहां उन्होंने संगठनात्मक बैठकें भी की थी। और चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां गुना जिले से भीषण सड़क हादसे की खबर आज सामने आई। यहां यात्रियों से भरी हुई एक बस की टक्कर डंपर से हो गई। इस हादसे में बस में आग लग गई और 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बुरी तरह झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। वहीं जानकारी के अनुसार बुधवार की रात में बस गुना से आरोन की तरफ जा रही थी। इस दौरान डंपर से टकराने के बाद बस पलट गई और उसमें भीषण आग लग गई। डंपर की टक्कर हुई है और उसमें बस जो है गिरी है और उसमें फिर आग लगी है। बाकी दूसरे जांच के बाद मुझे पता चलता है। अभी हमारा पूरा ध्यान जो है बचाव पर है और किस तरीके से हम डेड बॉडी को रिकवर करके और करें, इस पर अभी हम लोग फोकस करें। इलाज को लेकर के सभी को जिला अस्पताल में भर्ती, सभी खतरे से बाहर हैं। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना जिले में हुई इस बस दुर्घटना की जांच के भी आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को बस दुर्घटना में मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने के निर्देश दिए हैं। घटना पर दुख जताते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, गुना से आरोन जा रही बस में भीषण आग से यात्रियों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। इस हृदय विदारक दुर्घटना में असमय मृत्यु को प्राप्त हुए दिवंगतों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। दुख की इस विकट परिस्थिति में प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मैंने प्रशासन को घायल यात्रियों के समुचित उपचार की व्यवस्था करने के साथ ही दुर्घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बाबा महाकाल से दिवंगत आत्माओं की शांति तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। अजीत द्विवेदी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अजीत, सुप्रभात। जिस तरीके से हादसा हुआ बेहद ही दुखद है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे अभी ताज़ा अपडेट क्या है? जांच के आदेश दे दिए जा चुके हैं। बिल्कुल, देखिए जांच के आदेश दिए चुके हैं और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो है वो भी मौके पर पहुंच गया है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जो बस थी वो गुना से आरोन की तरफ जा रही थी, जो डंपर था वो आरोन से गुना की तरफ आ रहा था और आमने सामने की टक्कर हुई थी देर रात को करीब 8 बजे। और इस टक्कर में इतनी भयानक थी कि जो लोग थे वो अंदर फंस गए और वो करीब जो 13 लोग थे वो जिंदा जल गए। और खबर आ रही है कि जो डंपर के ड्राइवर थे उनकी भी मौके पर मौत हो गई है। तो ये बहुत भीषण हादसा था और कुछ लोग जो है वो समय पर बाहर निकल पाए और ऐसे लोगों का इलाज जो है वो जो घायल है उनका जिला अस्पताल में चल रहा है। हालांकि तो खबरें निकल के आ रही हैं कि डंपर और बस दोनों का ही जो है वो फिटनेस और उनका जो इंश्योरेंस को लेकर उनका जो फिटनेस सही नहीं था। और ऐसी खबरें हैं कि इस कारण से भी ये हादसा जो था इस तरीके से हुआ। लोगों का कहना है, जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने बताया कि जो डंपर था वो न्यूट्रल में गाड़ी को चला रहा था और जिस कारण से वो अनियंत्रित हो गई और सीधे बस से जाकर भिड़ गई। तो जांच सभी बिंदुओं पर की जा रही है। वहां पर जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जो जवान वहां मौके पर पहुंच गया, उन्होंने बचाव कार्य वहां पर किया। ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। उनको भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी बिंदुओं पर जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि एक एक जो बिंदु है उसको जांचा जाए कि इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हुआ, किस तरीके से ये दुर्घटना हुई है। देखिए 100 जो थे इतनी बुरी तरह जल गए थे, 700 जो थे वो आपस में चिपक गए थे जलकर और जो उनकी शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा है। यानी कि जिंदा जो 13 लोग जले हैं, 12 लोग जले हैं और एक जो ड्राइवर की मौत हुई, कुल 13 लोगों की जो है इस हादसे में मौत हुई है। तो इतना भीषण हादसा होने के बाद मतलब लोग सकते में है और प्रशासन भी जो है वो कोशिश कर रहा है कि इसके सभी बिंदुओं पर जांच की जाए। लेकिन अभी जो है जो घायल है उनको राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 4 लाख रुपए जो है वो मृतकों के लिए उन्होंने देने का आदेश किया है और 50,000 रुपए जो है घायलों के लिए। लेकिन जो घायल है वो भी उसमें भी कुछ गंभीर अवस्था में है और कोशिश की जा रही है कि उसको उचित इलाज दिया जाए, जिससे कि जो हताहत उनकी संख्या और ना बढ़े और जो घायलों को टाइम पे रिलीफ मिल सके।
जी अजीत, इस तरीके के हादसों की संख्या और ना हो, पुनरावृत्ति ना हो इस तरीके के हादसों की, उसके लिए क्या कुछ अहम कदम उठाए गए हैं या किस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं? देखिए, ऐसे हादसे हमने देखा है, खंडवा में भी कुछ पिछले साल की बात है, ऐसा हादसा हुआ था। उससे पहले पन्ना में ऐसा हादसा हुआ था जिसमें कि बस जो है वो नीचे खाई में गिर गई थी और वो बस में आग लगने से जो है वो कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है बसों की फिटनेस, वाहनों की फिटनेस, और जो ये कमर्शियल वाहन होते हैं उनकी फिटनेस जो है वो टाइम टाइम पे करवाना होता है, और जो डिपार्टमेंट होता है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो पैनी निगरानी रखनी पड़ती है कि कई आजकल ऐसे वाहन चल रहे हैं सड़क पर जो कि समय पर अपना फिटनेस नहीं करवाते हैं। कई ऐसे वाहन है, चाहे वो कॉमर्शियल वाहनों की बात की जाए, चाहे आप जो पैसेंजर वाहन की बात की जाए, तो इस तरीके के वाहन जो है कहीं ना कहीं दुर्घटना के कारण बनते हैं, क्योंकि जब फिटनेस नहीं होता है समय पर, और ये बड़े वाहन जो होते हैं ये सही तरीके से जब वो रोड पर चलते हैं बिना फिटनेस के, तो ये हादसे का कारण बनता है। कई बार मानवीय भूल भी होती है, मानवीय चूक भी होती है, लेकिन इस मामले में बताया जा रहा है कि अभी क्या फिटनेस ही सिर्फ एक मामला है या मानवीय भूल भी इसमें हुई है। दोनों मुद्दों पर जो है, दोनों बिंदुओं पर जांच की जा रही है। अब निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के जितने भी वाहन हैं जो चल रहे हैं बिना फिटनेस के, उनकी भी जांच की जाए, और ऐसे वाहनों का जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है उसको निरस्त किया जाए, या उन पर जो भी उनकी फिटनेस जो है वो जारी की जाए और उन पर बैन लगाया जाए। इसकी भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी मौके पर है, तमाम मुख्यमंत्री ने जो है निर्देश दे दिए तमाम अधिकारियों को। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि हाँ, हादसे इस तरह के होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर लोग भूल जाते हैं, फिर पुरानी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, पुराना डर शुरू हो जाता है। लेकिन इस चीज को एक पूरा सिस्टम में लाना और इसको नियमित रूप से इसको फॉलो करना एक बड़ी बात होगी, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी ऐसे हादसे होते हैं तो कई कारण, तो मानवीय भूल के साथ साथ फिटनेस एक बहुत बड़ा कारण रहता है। कई जो बसें होती है या फिर डंपर होते हैं या कमर्शियल वाहन होते हैं, उनका फिटनेस बहुत दिनों से नहीं कराया गया होता है, या वो रोड में चलने लायक होते ही नहीं है, लेकिन वो रोड पर उनके जो वाहन मालिक हैं वो चलाते रहते हैं। तो इन बिंदुओं पर भी जांच करने की आवश्यकता है और बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे कि इस तरीके के हादसे जो है वो दोबारा ना हो, और ये कीमती जानें जो गई हैं और लोग जिंदा जल गए हैं वो ऐसे दृश्य दोबारा दिखाई ना दें। ठीक, तो अजीत, सभी पहलुओं पर जो है जांच चल रही है, लेकिन फिलहाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि घायलों की क्या हालत है, कौन से अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है और अभी इलाज किस तरीके से उनका चल रहा है? देखिए, जो घायल हैं उनमें कुछ को चोट लगी है, मामूली चोट लगी है उनको, तो और कुछ लोग जो है वो झुलस गए हैं। तो ऐसे घायलों को जो है गुना का जो सरकारी अस्पताल है वहां पर उनको भर्ती किया गया है, और वहां पर प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आसपास जो बड़े अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, अगर बात करें शिवपुरी है, ग्वालियर है, वहां पर भी उनको रेफर किया जा सकता है। हालांकि कलेक्टर, एसपी सभी मौके पर हैं, लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, और कोशिश है कि समुचित इलाज जो है पहले दिया जाए घायलों को। हालांकि जो हताहत हुए हैं उनकी भी जो है बॉडी जो है वो रात में ही जो बस से निकाली जा रही थी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान वहां पर थे, लेकिन शव इतनी ज्यादा बुरी तरीके से जल गए थे कि उसको पहचान पाना बहुत मुश्किल था, और ये एक बहुत ज्यादा विवश नजारा वहां का था। लेकिन प्रशासन की कोशिश है कि जो लोग बचे हैं उनको समुचित इलाज मिले, उसके लिए तमाम जो निर्देश जो है वो प्रशासन को दिए गए हैं, और सीएम लगातार तमाम इसकी जो है पूरे मामले की निगरानी खुद कर रहे हैं। ठीक अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में एक भीषण हादसा हुआ है गुना में, जहां 13 लोगों की मौत हो गई है बस में जलने से। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. टीवी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, to help India be TB free by 2025. टीबी हारेगा, देश जीतेगा। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है?
अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की रूस यात्रा से जुड़ी हुई। जी हां, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 5 दिनों की रूस की यात्रा पर हैं। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी संदेश सौंपा। First of all, please allow me to convey the personal greetings of Prime Minister Modi. And he has also, through me, sent a letter to you, a letter expressing his thoughts about the state of our cooperation and the progress that we have made in recent days. And I will have the honor to give you the letter. Certainly, Mr. President, he looks forward to visiting Russia next year. रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत रूस के बीच व्यापार बढ़ रहा है। उन्होंने पीएम मोदी को अगले साल रूस आने का न्योता भी दिया। एस जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन को रूसी विदेश मंत्री लावरोव समेत अन्य मंत्रियों के साथ हुई चर्चा के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने में राष्ट्रपति पुतिन के मार्गदर्शन की सराहना की। बातचीत के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि वो यूक्रेन संकट और इस संघर्ष से जुड़ी स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी देते रहे हैं और वो जानते हैं कि पीएम मोदी की इच्छा है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस समस्या को हल किया जाए। मुझे अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को रूस में देखकर खुशी होगी। हम सभी मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने और रूस भारत संबंधों के विकास की संभावनाओं के बारे में बात कर सकेंगे। हमें बहुत काम करना है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उन्हें मेरी शुभकामनाएं दें और हमारा निमंत्रण उन तक पहुंचा दें। हम रूस में उनका इंतजार कर रहे हैं। और वहीं इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात की थी। उन्होंने भारत और रूस के बीच मजबूत रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच ये संबंध रणनीतिक और भू राजनीतिक हितों पर आधारित है। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, व्यापार, सैन्य तकनीकी सहयोग और लोगों की आवाजाही में प्रगति को लेकर अगले 4 सालों के लिए एक मसौदे पर भी हस्ताक्षर किए। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। लावरोव ने कहा कि रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की भारतीय आकांक्षा का समर्थन करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार अब तक के उच्चतम स्तर पर है और इसमें बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। We've had a very good session of talks. We will be carrying on after.
और वहीं एस जयशंकर ने Today, बताया what clearly came out was that India-Russia relations remain very steady, remain very strong. They are based on our strategic convergence, on our geopolitical interests, and because they are mutually beneficial. We spent a lot of time discussing political cooperation with regard to various international issues, including international organizations, BRICS, of which Russia will be the president, SCO, etc. और वहीं इसके बाद ही एस जयशंकर ने बताया कि दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत जनवरी में फिर से शुरू की जाएगी। We have agreed that the negotiations between India and the Eurasian Economic Union for a free trade agreement will be resumed in the second half of January this year. On energy, as I mentioned, we have today a very substantial relationship, both in terms of Indian investments in Russia, in oil and gas, which we are seeking to expand, as also in nuclear. Yesterday we signed two important amendments which will take the Kudankulam nuclear power project forward. We also spoke about connectivity from western India through the international north-south transport corridor, also connectivity from eastern India, from Chennai to Vladivostok and the polar route. We discussed various related areas where India's polar capabilities could be enhanced in collaboration with Russia. तो विदेश मंत्री की रूस यात्रा को लेकर हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृतपाल, सुप्रभात। हमने देखा है कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो लगातार प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं, और अब जब विदेश मंत्री की रूस यात्रा हुई है वहां से दिख रहा है कि व्यापारिक रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं, और राष्ट्रपति पुतिन लगातार मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते रहे हैं, और अभी उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए उन्हें गुड लक भी दिया है। जी बिल्कुल, देखिए भारत रक्षा की और ये कल जब राष्ट्रपति पुतिन बोल रहे थे वो उन्होंने इस तरह से बहुत दूसरे के आर्टिफिशियल अलाइज जो रिश्ते हैं वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के military technical collaboration, people to people exchanges, आपके इकोनॉमिक की सिर्फ ऑयल एंड गैस एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो राष्ट्रपति ने कहा और इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इससे बढ़कर आपने जिस तरह का ये भारत के विदेश के दौरान जिस तरह से समझौते हुए और जो बातें दोनों विदेश मंत्रियों ने कल कही, सर्गेई लावरोव और एस जयशंकर, मुझे लगता है कि ये अपने रिश्तों को अगले लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, जिसमें कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा, और एक तो ऑल टाइम हाई पे है ही $50 बिलियन, तो दोनों साइड ने इसको और मजबूत करने की अपनी मंशा जताई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स इस खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में सार्वजनिक प्रसारण में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और मलेशिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। पिछले महीने प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ ही विभिन्न देशों के साथ प्रसार भारती के समझौता ज्ञापनों की कुल संख्या 46 हो गई है। प्रसार भारती राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और देश और विदेश दोनों में सभी को सार्थक और सटीक कंटेंट प्रदान करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करता है। ये समझौता ज्ञापन अन्य देशों में कंटेंट के वितरण, अंतर्राष्ट्रीय प्रसारकों के साथ साझेदारी विकसित करने और नई प्रौद्योगिकियों की मांगों को पूरा करने के लिए नई रणनीतियों की खोज में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। एमओयू पर हस्ताक्षर करने का प्रमुख लाभ संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, समाचार और अन्य क्षेत्रों में निःशुल्क या फिर गैर निःशुल्क आधार पर कार्यक्रमों के आदान प्रदान से जुड़ा है। और चलिए नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। तो
तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का रांची में भी व्यापक समर्थन मिल रहा है। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के पिस्का मोड़ पहुंचने पर इसका लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लोगों को केंद्र की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और कई लोगों को ऑन स्पॉट योजनाओं का लाभ दिलाने की भी पहल की गई। मौके पर लोगों को भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की शपथ दिलाई गई। राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। इस दौरान कई लाभुकों ने केंद्र की योजनाओं से उनके जीवन में आए बदलाव की कहानी भी बयां की। दीपिका विश्वास और राखी देवी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने सचमुच उन्हें आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिया है। मेरे हस्बैंड को कैंसर हो गया था जो लास्ट स्टेज में था, इसलिए मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो उनके वजह से मेरे हस्बैंड आज हम लोग के बीच में है। मेरा बहुत तबीयत खराब हो चुका था, इसलिए मेरे आदमी गोल्डन कार्ड बनाए थे तो मेरा इलाज हुआ था। लाभुक संजना कुमारी ने उनके जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री सुनिधि योजना से लाभ उठाकर 50,000 रुपए का लोन लिया और अपने व्यापार को आगे बढ़ाया है। मैं भी 50,000 का लोन उठाई हूँ और मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देती हूँ। मौके पर सुनीता देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ मिला। उन्होंने कहा कि आवास और स्वास्थ्य को लेकर अब उनकी परेशानी दूर हो गई है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। हमें आवास भी मिला है, आयुष्मान कार्ड भी मिला है। कई लाभुकों ने भी गरीबों और जरूरतमंदों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अब उनका जीवन सुख से बीत रहा है। तो राशन मिलता है, आयुष्मान कार्ड भी मिला है। पीला कार्ड में उस राशन मिलता है तो भर महीना खाते हैं। अभी आवास मिला है हमको तो सुविधा से भी रहना पाता हूँ। इस यात्रा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक जगह जहां पर यात्रा खत्म होती है वहां से दूसरे गांव या शहर के लोग इस यात्रा की अगुवाई करने लग जाते हैं। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी राज्य के कोने कोने में पहुंच रही है। रांची से सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार। और आइए अब बात करते हैं अयोध्या से जुड़ी खबरों की, जहां 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। अयोध्या में अगले महीने होने वाले श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री मौके पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। वहीं अयोध्या का भव्य रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार हो गया है। इसका नाम अब बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। देखिए इन सबसे जुड़ी हमारी एक खास रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तैयारी में यूपी सरकार ने अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी है। तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित कई मंत्री अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट सहित अन्य कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं और सुधार के आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी अयोध्या पहुंचे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, अयोध्या दिव्य और भव्य रूप से विकसित हो रही है और राम लल्ला का मंदिर पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों और मंदिर निर्माण को गति देने के लिए अपेक्षित मैन पावर बढ़ा दिए गए हैं। तैयारी बहुत अच्छी हो रही है और अयोध्या धाम वासी प्रधानमंत्री जी की पलके बिछा करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के स्वागत करने के लिए तैयार हैं। पूरे नगर के भीतर उत्साह लोगों में है और गर्मजोशी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 30 दिसंबर को यहाँ पर अयोध्यावासी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस जन्मस्थली पर भव्य स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री जी के प्रति पूरी अयोध्या कृतज्ञ है कि भव्य राम मंदिर बन करके पूर्णता की ओर पहुंच रहा है और साथ साथ में नव्य भव्य और दिव्य अयोध्या बने, उस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार काफ़ी तेजी से काम यहाँ पर कर रही है।
नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम एयरपोर्ट को लोकार्पित करने और अयोध्या वासियों से मुलाकात करने आ रहे हैं, जिनका भव्य स्वागत करने के लिए अयोध्यावासी प्रतीक्षारत हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या में स्वच्छता और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए नगर निगम के आग्रह पर अतिरिक्त मानव बल, मशीनें और अतिरिक्त बजट उपलब्ध करा दिया गया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का अयोध्या आगमन और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत ही वैभवशाली ढंग से संपन्न होगा। भगवान राम के इस दिव्य धाम में भगवान राम की ही प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से जो कुछ भी हो रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, अयोध्या सज रही है और उस प्रक्रिया में माननीय प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए और नगर की मुलाकात के लिए आ रहे हैं। तो प्रथम हम 30 तारीख की जो तैयारियां हैं उसको करने के लिए, देखने के लिए, कराने के लिए और उससे भी आगे चलते हुए 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें भी जो करना आवश्यक है उसको कराने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस बीच अयोध्या में भव्य रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है। इसे अयोध्या धाम जंक्शन के रूप में जाना जाएगा। भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने सोशल मीडिया में इस बारे में जानकारी दी। बीते दिनों अयोध्या जंक्शन का निरीक्षण करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेशन का नाम बदलने की इच्छा जाहिर की थी। सांसद लल्लू सिंह ने नाम बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी श्री वैष्णव को धन्यवाद दिया। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी आशुतोष शुक्ला इस वक्त जुड़ रहे हैं। अयोध्या से सीधा होने का रुख करते हैं। आशुतोष, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको, और आप खुद इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, कैसी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, मैंने अयोध्या को बीते कई दशकों से देखा है और हर दशक में जब भी अयोध्या को लेकर के राम भक्तों का आवेग उमड़ा है तो वह जो है कहीं न कहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें बनी हैं, सुर्खियां बनी हैं। आज खास तौर पर जब भगवान राम की रामलला की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके लिए आएंगे और उससे पूर्व 30 दिसंबर को जब यहाँ पर वो श्री राम लला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और यहाँ के रेलवे स्टेशन, जिसका कल ही नामांतरण किया गया है, अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है, उसका उद्घाटन करेंगे, उसका लोकार्पण करेंगे। तो निश्चित रूप से अयोध्या को लेकर के सनातन धर्मियों और खास तौर पर राम भक्तों के मन में जो लालसा थी कि उनके भगवान श्री राम लला का दिव्य भव्य और नव्य मंदिर मरे और उसके साथ में भी पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व के अनुसार अयोध्या को उसका महत्व मिले, साथ में वहाँ पर ऐसी सुविधाएं विकसित हों, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में बने। लोग यहाँ पर न केवल आस्था भक्त के साथ आवें बल्कि उनको जो है यहाँ पर वो सुव्यवस्थित वातावरण मिले जिससे कि वो भक्ति और तमाम सारे तनावों से दूर हो करके जब यहाँ पर भगवत शरण में आए तो उन्हें पूरी तरीके से जो है शांति मिल सके। इस वक्त अगर हम कहें तो आसमान में घना कोहरा है, बावजूद अयोध्या में लगातार जो है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन सड़कों पर जहां पर प्रधानमंत्री का रोड शो होना है वहां पर फूलों, लड़ियों और तमाम सारी चीज़ों से सजाया जा रहा है। रात में अयोध्या बिल्कुल से निखर करके दूधिया रोशनी या पीले प्रकाश में जिस तरह से भी जगह जगह उसका समायोजन किया गया है, लेकिन इस वक्त धुंध है इसलिए अयोध्या को देख पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जब आसमान में कोहरा नहीं होगा, आसमान साफ होगा तो नई अयोध्या निखर करके कहीं न कहीं इस सरयू तट पर निखर करके आ रही है। जी बिल्कुल आशुतोष, और यहाँ मुझे एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक जिक्र किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें एक लता दीदी का एक गाना याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि मन की अयोध्या तब तक सुनी थी जब तक यहाँ राम नहीं आए। और हमने साथ ही साथ देखा कि चंपत राय ने जिस तरीके से मानचित्र के जरिए अयोध्या का पूरा निर्माण किस तरीके से हो रहा है वो बताया कल। उसमें उन्होंने एक जिक्र किया दीवार का जिसको कहा गया है परकोटा, जहाँ 5 दिशा में मंदिर बनाए जाएंगे और ये जो दीवार है वो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा के तौर पर भी निर्माण की जा रही है।
अब बिल्कुल, अगर परकोटा के कॉन्सेप्ट की बात करें तो पुराने किलों की बात हम करें तो पुराने किलों में परकोटे होते थे, जो पुराने मंदिर होते थे, और ख़ासतौर पर अयोध्या में बनने वाला यह राम का मंदिर जो है नागर शैली में बनाया जा रहा है। और नागर शैली में परकोटों का विधान होता है। उस विधान के अंतर्गत पांचों दिशाओं में जो है भगवान की तमाम सारी मूर्तियाँ स्थापित की जाएंगी। जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का संकल्प है कि भगवान राम के यहाँ से लेकर के लंका तक की यात्रा और लंका विजय में चाहे वो बाली हों, चाहे सुग्रीव हों, या तमाम जो उनके सहयोगी रहे हैं, उनको जो है यहाँ पर दर्शाया जाएगा। संपूर्ण रामचरित कथानक को जो है यहाँ पर श्री राम मंदिर में जो है उकेरने का काम किया जा रहा है। और आने वाले वर्षों में, जिसमें अभी वक्त लगेगा, वो चीज़ें तो यहाँ पर तैयार मिलेंगी। और कहीं न कहीं जो है अनुभूति की बात होती है, वो अनुभूति अयोध्या में प्रवेश करते ही प्राप्त हो। लोग राम के प्रति भक्ति लेकर के आए, लेकिन अयोध्या पहुँचे तो राममय हो जाएं, इसी को लेकर के कहीं न कहीं लोगों के मन में यह जो है विचार जरूर मजबूत हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जाए, अयोध्या में इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और हर कोई इंतजार कर रहा है बेसब्री से कि आखिर जब वो दिन आएगा 22 जनवरी, क्योंकि हम सभी को बेसब्री से इंतजार है उस पल का जब रामलला इस मंदिर में विराजमान होंगे। तो ये तो थी अयोध्या की खबर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मौसम की, जहां मौसम विभाग ने इस महीने की 31 तारीख से कई राज्यों में 3 दिनों तक बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 30 तारीख से उत्तर पश्चिम भारत के प्रभावित होने की भी संभावना है और इसके कारण 30 दिसंबर से 4 दिन तक दक्षिण तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने अगले 3 दिन तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के दौरान घना से बहुत घना कोहरा जारी रहने का भी अनुमान व्यक्त किया है। इसके अलावा ओडिशा, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी पश्चिम मध्य प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में आज और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 4 दिनों तक सुबह के समय घना कोहरा जारी रहने की संभावना है। वहीं अगले 5 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में और अगले 2 दिन के दौरान मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की भी उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ती जा रही है। बढ़ती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरे का सहारा ले रहे हैं। घने कोहरे के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी प्रभावित हो रही है। दिल्ली में चलने वाली कई ट्रेनों को डायवर्ट किया जा रहा है, जिसके कारण कई ट्रेनें अपनी तय सीमा से काफी लेट चल रही हैं। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। नया सवेरा पे ब्रेक के बाद खास सेगमेंट होगा अखबारों की सुर्खियां। एनपीएस में सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज़ को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉई अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज़ को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। अब ये कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का।
डीडी न्यूज़ रूम से हमारी संवाददाता और हमारी सहयोगी संध्या शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। संध्या, सुप्रभात। किस तरीके का माहौल है अभी अखबारों की सुर्खियों में, क्योंकि कोहरा भी बढ़ता जा रहा है और उत्तर भारत में हमने देखा है कि शीतलहर चपेट में है, तो अखबारों की सुर्खियों में कौन सी ऐसी मुख्य खबरें हैं जो प्रकाशित हुई हैं आज? जी, सुप्रभात भावना और कृतिका। निश्चित तौर पर कोहरे की वजह से जिस तरह से रेल यातायात प्रभावित हुआ है, हवाई यातायात प्रभावित हुआ है, और हम अपने टेलीविज़न के माध्यम से बता भी रहे हैं कि क्या कुछ हाल पूरे उत्तर भारत में बना हुआ है। इसके अलावा जो प्रमुख खबरें आज अखबारों में प्रकाशित की गई हैं, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहली खबर की हम बात कर लेते हैं, जिसे जनसत्ता अखबार ने अपने पहले पेज पर लिया है और अन्य अखबारों ने भी आज इसे हेडलाइन के साथ प्रमुखता के साथ प्रसारित किया है। और आपको बता दें कि रूस ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। इस खबर को आज सभी अखबारों ने हेडलाइन बनाया है। आपको बता दें कि रूस ने G20 शिखर सम्मेलन में विवादास्पद मुद्दों से निपटने में भारत की सफलता को सराहा है और इसे उसकी विदेश नीति की सच्ची जीत करार दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल रूस आने के लिए न्योता दिया है और उन्हें यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। अगली खबर की बात करें तो ये है विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई, जो आज सभी अखबारों में हमें देखने को मिली है खबर। और इसमें वर्चुअल माध्यम से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के देवास जिले से जुड़े लाभार्थियों के साथ उन्होंने बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना मेरा सपना है। वहां एक लाभार्थी जब अपनी कहानी बता रही थी, रूबीना, तो उसने बताया कि किस तरह से उसने सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए आज वो आत्मनिर्भर बनी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा कि आपके पास तो मारुति है लेकिन मेरे पास साइकिल तक नहीं है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर बने और लखपति बने। लखपति दीदी बनाने का जो सपना है वो जल्द आप सभी के सहयोग से पूरा हो। अगली खबर की बात करें तो ये आज हरिभूमि अखबार ने अपने देश पेज पर लिया है और प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के बीच समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल मंजूरी दी है। और आपको बता दें कि 7 नवंबर को इसके तहत समझौता किया गया था। इसके अंतर्गत प्रसारण, समाचारों के आदान प्रदान और ऑडियो विजुअल कार्यक्रमों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना शामिल है। इस खबर को आज अखबार ने लिया है। अगली खबर की बात करें तो ये पंजाब केसरी अखबार और साथ ही साथ बाकी अन्य अखबारों ने अपने पहले पेज पर प्रकाशित किए खबर को और बताया है कि आतंक का सफाया कर देगी सेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजौरी में सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए ये बात कही और साथ ही साथ उन्होंने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी की। अगली खबर की बात करें तो ये नवभारत टाइम्स ने आज अपने पहले पेज पर ली है और बताया कि हुर्रियत चीफ मसरत के गुट पर अब बैन लग गया है। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर के कहा कि देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई होगी। अगली खबर की बात करें तो देश दुनिया पेज पर आज हिंदुस्तान अखबार ने इस खबर को लिया है और बताया है कि चांद और सूरज के बाद अब ब्लैक होल के राज खोलेगा इसरो। जी हां, 1 जनवरी को रवाना होगा एक्सपोसैट और इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि ये जो अध्ययन करेगा ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे की जानकारी जुटाई जाएगी इसके माध्यम से। चलते चलते बात कर लेते हैं अर्थ जागरण पेज की इस खबर के साथ, जिसने बताया कि सेंसेक्स 72,000 के पार हुआ और निफ्टी भी नए शिखर पर पहुंचा। 4 दिनों में 11.11 लाख करोड़ रुपए बढ़ी निवेशकों की संपत्ति। यानी कि ये जो इस तरह की देश भर में सकारात्मक खबरें हैं वो निश्चित तौर पर एक उत्साह बढ़ाती है और भारत के विकास में किस तरह से अहम भूमिका निभा रही है वो बताती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, तमाम खबरों को कम समय में हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो संध्या हमें बता रही थी कि किस तरीके से हमारा देश लगातार प्रगति कर रहा है, तरक्की कर रहा है और उन तरक्की को छोटी छोटी खबरों में किस तरीके से संध्या समेट कर आई, तो उसके लिए भी शुक्रिया। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। Earlier we were having DCBS system. We got transferred to NPS from DCBS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है।
कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है नया सवेरा में और आइए आप बढ़ते हैं आगे। दुनिया भर की कुछ खास खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक कॉल के दौरान गजा में स्थायी युद्ध विराम की मांग की। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक बयान में कहा कि फ्रांस आने वाले दिनों में जॉर्डन के साथ मिलकर गजा में मानवीय अभियान चलाने के लिए काम करेगा। 7 अक्टूबर को इजराइल पर अभूतपूर्व हमास हमले के कारण शुरू हुए युद्ध के बाद से नेतन्याहू के सहयोगी मैक्रों ने इजरायली प्रधानमंत्री को गजा में नागरिकों की मौत और मानवीय आपातकाल के बारे में गहरी चिंता के बारे में बताया है। उन्होंने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने और नई नियोजित बस्तियों को रोकने के उपायों के महत्व पर भी जोर दिया। इजराइल के आपातकालीन मंत्री बेनी गेट्स ने लेबनान को उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने को कहा है। इजरायली सेना ने कहा कि पहले उसके युद्धक विमानों ने लेबनान में हिजबुल्लाह सैन्य स्थलों और अन्य स्थानों को अपना निशाना बनाया था। उत्तर कोरिया ने अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपनी सेना, युद्ध सामग्री उद्योग और परमाणु हथियार क्षेत्र को युद्ध की तैयारियों में तेजी लाने को कहा है। बुधवार को देश की सत्तारूढ़ पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक में 2024 के लिए नीति निर्देशों पर किम ने यह भी कहा कि प्योंगयांग साम्राज्यवाद विरोधी स्वतंत्र देशों के साथ रणनीतिक सहयोग का विस्तार करेगा। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने अपनी संयुक्त सीमा पर प्रवासन पर चर्चा करने के लिए मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेजोर से मुलाकात की। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रवासन प्रवाह को रोकने और अमेरिकी सीमा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे लोगों की रिकॉर्ड संख्या में से निपटने के लिए लोपेज ओब्रेजोर की सरकार से मदद करने के लिए कहा है। ईरान और रूस ने अमेरिकी डॉलर के बजाय अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। रूस में दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के बीच एक बैठक के दौरान समझौते को अंतिम रूप दिया गया। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब बात करते हैं कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा से संबंधित सेवाओं की सुविधा के लिए मनी चेंजर्स की अथॉरिटी को आसान और रैशनल बनाने के उद्देश्य से नए ड्राफ्ट नॉर्म का एक सेट लेकर आया है। आरबीआई ने कहा है कि इसका उद्देश्य तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करना है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी कर्ज का लेन देन हो सकेगा। आरबीआई ने कल इससे जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय बैंक ने इसके दिशा निर्देशों से जुड़ा प्रस्ताव फरवरी की मौद्रिक नीतियों में पेश किया था और ड्राफ्ट 17 फरवरी को जारी किया गया था। एयर इंडिया ने अपने यात्रियों के लिए खास घोषणा की है, जिसके तहत सर्दियों के मौसम के दौरान यात्रा करने वाली यात्री कोहरे के कारण देरी की आशंका होने पर बिना किसी अतिरिक्त लागत के अपनी बुकिंग को रीशेड्यूल या कैंसिल कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने तत्काल प्रभाव से कुछ सावधि जमा पर ब्याज दरें 0.5% बढ़ा दी है। बैंक ने 7 दिन से 45 दिन के बीच मैच्योर होने वाली जमा पर ब्याज दर 3% से बढ़ाकर 3.50% कर दी है, जबकि 46 दिन से कई दिन की अवधि के 4.50% से बढ़ाकर 4.75% कर दी गई है। ईपीएफओ ने खातों को फ्रीज या डी फ्रीज करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। ईपीएफओ के मुताबिक फ्रीज किए गए खातों का वेरिफिकेशन 30 दिनों तक पूरा करना होगा और इन खातों में फंड सुरक्षित करने के लिए इसे समय सीमा को 14 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने डीमैट और म्यूचुअल फंड खाताधारकों के लिए नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा को अगले साल 30 जून तक बढ़ा दिया है। अभी तक किसी लाभार्थी को नामित करने या घोषणा पत्र जमा कर इससे
बाहर निकलने की समय सीमा 31 दिसंबर तक रखी गई थी। बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने और आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाने के लिए भारत ब्रांड के तहत लोगों को कम कीमत पर आटा दाल मुहैया कराया जा रहा है। अब केंद्र सरकार इसी ब्रांड के तहत चावल मुहैया कराने की तैयारियों में है। इसी की कीमत 25 रुपए किलो हो सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले इसकी बिक्री शुरू हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के साथ ट्रेड पॉलिसी फोरम की आगामी बैठक में भारत गैर शुल्क बाधाओं के कारण बाजार पहुंच का मुद्दा उठा सकता है। नई दिल्ली में 13 और 14 जनवरी को होने वाली इस वार्षिक बैठक की तैयारी शुरू हो गई है। और अब खेल जगत से जुड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैच की 1 दिवसीय सीरीज का पहला मुकाबला आज वानखेड़े में खेला जाएगा। टेस्ट मैच में भारतीय महिलाओं ने पहली बार दी थी ऑस्ट्रेलिया को मात। भारत की नजर घरेलू सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे रिकॉर्ड में सुधार करने पर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी धरती पर 21 वनडे मैचों में से सिर्फ 4 में टीम इंडिया को मिली है जीत। सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 256 रन बना लिए हैं। अफ्रीकी टीम की तरफ से डेन एल्गर शानदार शतकीय पारी खेली है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी के आगे पस्त हुई एवर्टन। सिटी ने 3-1 से जीता मुकाबला। इस जीत के साथ ही मैन सिटी वहीं चेल्सी और क्रिस्टल पैलेस के बीच मुकाबले में जीत ने दिया चेल्सी का साथ। क्रिस्टल पैलेस को दी 2-1 से मात। अपने होम ग्राउंड पर चेल्सी की प्रीमियर लीग में यह लगातार तीसरी जीत के साथ चेल्सी पहुंची लीग में 10वें स्थान पर। प्रीमियर लीग में ही वोल्व्स की टीम का चला जादू। वहां ही चैन के शानदार खेल के दम पर ब्रेंटफोर्ड की टीम को 4-1 से दी मात। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल से टेनिस कोर्ट पर वापसी का दम भरने का ऐलान कर चुकी जापान की नाओमी ओसाका ने 15 महीने बाद टेनिस कोर्ट पर की वापसी। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के लिए कोर्ट पर जमकर किया अभ्यास। रियाद में खेले गए एक प्रदर्शनी मैच में कार्लोस अल्कराज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को दी मात। ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले दोनों खिलाड़ियों को मिला तैयारी का अच्छा मौका। और अब खबरें फिल्म और ग्लैमर जगत से फटाफट अंदाज में। रणवीर और आलिया की बेटी राहा की फोटो देख धर्मेंद्र इमोशनल हो गए और ऋषि कपूर को याद करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, यादों की याद जब आ जाती है। आपको बता दें कि ऋषि कपूर 3 साल पहले दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। हाल ही में अक्षय कुमार ने श्रीनगर क्रिकेट टीम खरीदी है जो इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में अपना दमखम दिखाएगी। इस बीच अब अक्षय ने अपनी टीम की जर्सी को लॉन्च कर दिया है जिसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। जैक स्नाइडर द्वारा लिखित निर्देशित रेबेल मून ने शुरुआत के साथ ही नेटफ्लिक्स पर तहलका मचा दिया है। स्नाइडर ने कहा कि रेबेल मून को वैश्विक दर्शकों के सामने पेश करना वास्तव में अद्वितीय अनुभव रहा है और मैं रोमांचित हूं कि फिल्म दुनिया भर में नंबर 1 है। रणबीर की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो शराब डले केक को आग लगाते नजर आए थे। साथ ही जय माता दी बोलते भी दिखाई दिए थे। वीडियो की काफी आलोचना भी हुई थी। अब एक्टर के खिलाफ एक एडवोकेट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। साउथ कोरियन एक्टर ली सुन क्यून का निधन हो गया। वो 48 साल के थे। एक्टर अपनी गाड़ी में मृत अवस्था में पाए गए थे। एक्टर के फैंस उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तमिल फिल्म कोचा दाइया से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में अभिनेता रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को कोर्ट से जमानत मिल गई है। लता को 1 लाख के निजी बॉन्ड और 25,000 नकद जमा करने के बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने जमानत दी है। अभिनेता सलमान खान ने अपना 58वां जन्मदिन मनाया। जन्मदिन की शाम को सलमान खान हमेशा की तरह अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में नजर आए। इस दौरान सलमान के साथ उनके पिता और मशहूर फिल्म लेखक सलीम खान और सिक्योरिटी गार्ड की टीम दिखाई दी।
टीआरपी चार्ट पे कोई खास कमाल नहीं दिख पाने के कारण बिग बॉस के निर्माताओं ने सीजन 17 के फिनाले की तारीख को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। बिग बॉस सीजन 17 का फिनाले 24 जनवरी को होगा। और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं मौसम की और जानते हैं मौसम का मिजाज। मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि उत्तर भारत में शीतलहर बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में घने कोहरे रहने के आसार दिख रहे हैं। वहीं बीते दिन बुधवार की तुलना में दिल्ली एनसीआर में आज 28 दिसंबर को कोहरा कुछ कम रहेगा। साथ ही साथ बात करें अगर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की तो वहां पर भी कोहरा रहने के आसार है। और बात करें अगर दक्षिण भारत की तो तमिलनाडु में बारिश हो सकती है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और विभिन्न राज्यों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान पर नजर डाल लेते हैं। और इसी के साथ नया सवेरा की आज के इस खास अंक में फिलहाल हमारे साथ इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं नेपाल के सोराहा में आयोजित चितवन हाथी महोत्सव में एलिफेंट ब्यूटी कॉन्टेस्ट की कुछ खूबसूरत झलकियां। आप इस एलिफेंट महोत्सव का आनंद लीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आनंद में रहिए, आपका दिन शुभमय हो। इसी मनोकामना के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.